Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adoverse News Analysis. Today is 4th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Adoverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ फर्स्ट न्यूज इज सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑफर ओल्ड पेंशन स्कीम. सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है. ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी. अब क्या आ चुका है, नेशनल पेंशन स्कीम आ चुका है. ये नेशनल पेंशन स्कीम कब आया है, 2004 में. ठीक है, 1 अप्रैल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे इस स्कीम को लेकर आया गया था, जिसके चलते जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ओपीएस था, है ना, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था. अब पहले हम इसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं. तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पहले क्या था कि द स्कीम गारंटी अ लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट. मतलब कि जैसे भी कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय है तो रिटायरमेंट के बाद उनका जो भी उनको मतलब कि पेमेंट मिलती थी, फॉर एग्जांपल उनकी जो भी सैलरी थी उसका 50% उन्हें क्या रिटायरमेंट के बाद उनको सारी चीज़ें मिलती थी. बट जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम, जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम आई, उसके तहत क्या कर दिया गया, अब यहाँ पर इसको पूरा चेंज कर दिया गया. कोई भी अगर सेंट्रल एम्प्लॉय है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी सेंट्रल एम्प्लॉय है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम करे तो गवर्नमेंट उसमें 10% कंट्रीब्यूट करेगी और जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे 14% कंट्रीब्यूट करेगा. मतलब यहाँ पे टोटली ये कर दिया गया, जो ये पेंशन स्कीम थी उसको यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया गया. क्या कर दिया गया, उसे प्राइवेटाइज यहाँ पर कर दिया गया. ठीक है, तो इसमें इसी के चलते यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ने ये भी डिमांड करी, मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने ये डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए, हमारी जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, हम उसी को ऑप्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. अब यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट बियर्स द एक्सपेंडाइज इनकरेड ऑन द पेंशन. तो इसमें जो भी पूरा खर्चा आता था, जैसे कि जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाती थी, तो वो सारा पेंशन कौन प्रोवाइड करता था, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता था. बट अब जो ये एनपीएस आया, जो हमारा न्यू पेंशन स्कीम है और नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके तहत अब क्या हो चुका है, द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इनबार्क इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थ्रू पेंशन फंड मैनेजर. अब यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर होगा जिसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा. ओके, अब जैसे हमने ये भी दिया कि जो एम्प्लॉयर्स है उसकी जो लास्ट सैलरी होगी, है ना, जितना मतलब कि उनको फॉर एग्जांपल ये रिटायर होने वाले हैं और उस टाइम पे जो भी उनकी सैलरी होगी उस बेसिस पे उसका 50% उन्हें रिटायरमेंट के बाद पूरा जो फंड से वो अमाउंट उनको दिया जाएगा. बट यहाँ पर क्या हो चुका है, एनपीएस में क्या है, ऑन रिटायरमेंट 60% ऑफ द कॉर्पस विच इज टैक्स फ्री एंड विद is withdrawn while the remaining 40% is invested in annuities which is taxed. Now यहाँ पर अब क्या कर दिया गया, और जो ये उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम में, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था. बट एनपीएस में क्या कर दिया गया, एनपीएस में जो 60% है उस पर तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट जो 40% आप अपने रेगुलर एम्यूनिटीज़ के लिए इसको जो यूज़ कर रहे हैं उस पर आपका टैक्स भी यहाँ पर लगेगा. मतलब तो एक तरीके से इसमें ये कर दिया गया कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया गया. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पूरा जो हमारा एम्प्लॉयर्स है उसका भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा. अब यहाँ पे ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट अलाउज वन टाइम ऑप्शन फॉर दोज हु अप्लाइड फॉर जॉब एडवर्टाइज बिफोर December 22, 2003 द डे नेशनल पेंशन स्कीम वॉज नोटिफाइड. अब यहाँ पे जो एनपीएस है वो कब नोटिफाई हुआ था, December 22 एंड 2003 में इसको नोटिफाई कर दिया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया है कि इससे पहले December 22, 2003 से पहले जिसने भी यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, है ना, मतलब कि जिसने भी यहाँ पे जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई किया होगा, तो वो वर्कर्स क्या कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे उनको ये अलाउ कर दिया है कि वो कहाँ जा सकते हैं, जो हमारी ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उस पर वो माइग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बुढ़ापा है हमारा, है ना, हमारे बुढ़ापे की रखवाली कौन करेगा, तो इसी के चलते यहाँ पे ये सारी डिमांड उठ रही हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा कि इन सिग्निफिकेंट डिसीजन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अ वन टाइम ऑप्शन टू सेलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू माइग्रेट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम. मतलब यहाँ पर उनको एक टाइम के लिए मतलब एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिसने भी यहाँ पर
2004 से सर्विस को ज्वाइन किया होगा, मतलब जो हमारी एनपीएस ये कब आया था, 2004 में आया था। 2004 तक हमारा कौन सा चल रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी। 2004 में ये आया, तो यहाँ पर ये कर दिया गया कि इससे पहले जिसने भी जॉब के लिए यहाँ पे जॉब की सर्विस ज्वाइन की होगी तो वो कहाँ जा सकता है, जो हमारी ओपीएस है उस सिस्टम में वो माइग्रेट कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पंचायती राज कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर असेंबली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बताया जा रहा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायत हमारा जो है, उसको आप असेंबलीज, जो हमारी विधानसभा है ना, स्टेट असेंबलीज होती हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, है ना। पंचायती राज एक अलग सिस्टम है और जो असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो एक अलग है ना। तो इसी के चलते यहाँ पे ये कहा गया, देखिए कि सीनियर लीडर एम.वाई. तिरंगे ऑन फ्राइडे क्रिटिसाइज Union Home Minister Amit Shah remarked on Kashmir situation and the said पंचायती राज इंस्टीट्यूशन could not be substitute to the assemblies। तो उसमें उन्होंने मतलब यही कहा क्योंकि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो कब क्रिएट हुआ था। अब इसमें हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत हमारा पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो इसमें यही कहा गया है कि मतलब अब ये जो न्यूज़ है इसमें हमें यहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा, बस इसमें ये कहा गया कि जो पंचायती राज है ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो रूरल और अर्बन एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए है। आप इसको यहाँ पे जो असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनके साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, कुछ नहीं, ये अगर हम इसको एक साथ मिक्स कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर जो एक हमारा कोर कॉन्सेप्ट है पंचायती राज का, जो हमारा सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो उसको यहाँ पर क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि रूरल इंडिया में हमें क्या लाना होगा, क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा। क्लीन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे क्या मतलब है हमारा, तो देखिए पहले हम इसको यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ बताया गया कि व्हाट डू मीरा जट, अ डेयरी कंपनी डायरेक्टर फ्रॉम द दूनी टोंक एरिया इन राजस्थान, पूजा वर्मा हु ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ विमेन इन सिल्क रीलिंग। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक डेयरी कंपनी है, वहाँ की जो डायरेक्टर हैं दूनी टोंका और पूजा वर्मा, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है कि मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ विमेन को वहाँ पे ट्रेन किया है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, किसमें, सिल्क रीलिंग में। किसमें, सिल्क रीलिंग में उन्होंने उनको मतलब जितने भी हंड्रेड्स ऑफ वुमेन को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखते हैं, फतेहपुर में टोटल यहाँ पे एक कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका हम एनुअल टर्नओवर देखें तो कितना है, 6 करोड़ रुपीज, 6 करोड़ रुपीज यहाँ पर क्या उनका एनुअल टर्नओवर है। अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि इन दोनों में मतलब आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो दे आर वुमेन फॉर रूरल इंडिया। ठीक है, ये जो दोनों विमेन हैं वो कहाँ से हैं, रूरल इंडिया से हैं। हमने जैसे राजस्थान में जिस विमेन की बात करी, जो पूजा वर्मा है, धोनी टोंक एरिया में पूजा वर्मा, और फतेहपुर में ये जो कंपनी की बात की गई, ठीक है, ललिता देवी जी की जिसकी बात की जा रही है, तो ये दोनों जो विमेन है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, रूरल इंडिया से। ठीक है, हु हैड अडॉप्टेड क्लीन एनर्जी बेस्ड लाइवलीहुड टेक्नोलॉजीज टू कैटेलाइज देयर बिजनेस। और इन दोनों विमेन ने क्या किया है, यहाँ पर क्लीन एनर्जी को क्या किया है, क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे ऑप्ट किया है अपने बिजनेस को कैटेलाइज करने के लिए। मतलब अपने बिजनेस के लिए उन्होंने किसको चूज किया है, क्लीन टेक्नोलॉजी को, यहाँ पर जो क्लीन बेस्ड जो एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, उसको यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब इसमें ये कहा जाए, फ्रॉम द सोलर रेफ्रिजरेटर टू सिल्क रीलिंग मशीन एंड बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज टू बल्क मिल्क चिलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइवलीहुड एट द ग्रास रूट लेवल। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे देखिए, जो हम किसकी तरफ यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की जा रही है। अब इस क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया, विमेन की जो लाइवलीहुड है ना, उसको पूरी तरीके से क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हम यहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसको भी ग्रो कर रहे हैं, और बिजनेस हम जिस सेक्टर में, जो हमारा स्मॉल और आप कह सकते हैं स्मॉल सेक्टर है, जो माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर है हमारा, तो यहाँ पर जो एमएसएमई है ना, ये एमएसएमई, इसमें हम क्लीन एनर्जी को भी लेकर, जो हमारी क्लीन टेक्नोलॉजी उसके साथ यहाँ पर हमारी जो इनकम है उसको भी बूस्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे मेनली क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। अब रिसेंटली यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया कि काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर जो है, इसकी एक स्टडी हुई। इस स्टडी में ये बताया गया कि यहाँ पर
13,000 जो है उन्होंने क्या किया है, 13,000 वीमेंस जो हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है किसको, क्लीन टेक्नोलॉजी को, है ना। मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी के जो लाइवलीहुड के लिए जो अप्लायंसेस का यूज होता है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 13,000 लोगों ने यहाँ पर क्लीन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। उसमें से 80%, 13,000 में 80% जो है विमेंस ही हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो डीआरई पावर टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पे जो विमेन फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर, और जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड किया है। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2030 India is expected to see 30 million women-owned micro, small and medium enterprises employing around 150 million people। इसमें यहाँ पर ये हमने एक्सपेक्ट किया है कि 2030 तक इंडिया क्या करेगा, यहाँ पर 30 मिलियन जो होगा वुमेन ओन जो MSMEs हैं वहाँ पर 150 मिलियन जो पीपल्स हैं उनको एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। यहाँ पर 30 मिलियन MSMEs हैं, एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, और उन इंटरप्राइजेस में 150 मिलियन जो है पीपल को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाएगा। और यहाँ पर किसके साथ साथ इसमें हमारा जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है इनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, अब ये जो ट्रांजिशन होना है ना, जो हम ये ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, रूरल विमेन है और उनका जो पार्टिसिपेशन है इस सेक्टर में ज़्यादा लेकर आ सके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रांजिशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करें इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला क्या है कि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि लेवरेज द एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली वुमेन एडॉप्टर्स बिकॉज ऑफ देयर नोवेलिटी एंड हाई स्टार्टिंग प्राइस। DRE appliances are perceived as a high risk purchase, especially by women users with a relatively low risk appetite due to socio-economic reason। Now अब यहाँ पे देखिए, जो रूरल वुमेन होती है उनकी जो सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। फाइनेंशियली भी उनके हाथ में आप कह सकते हैं कि इतना पैसा नहीं होता कि वो जो आप कह सकते हैं जो ये DRE है, DRE जो हमारे हम डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी की जिसकी बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी अप्लायंसेस आते हैं, है ना, यहाँ पे जो भी जैसे कि आप कह सकते हैं सोलार रीलिंग मशीन हो गई, सोलार स्विंग मशीन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की क्या है, क्लीन एनर्जी अप्लायंसेस हैं। अब इनको परचेस के लिए इनका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है ना, इनका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग प्राइस इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि रूरल वुमेन इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। इवन वो रिस्क लेकर भी यहाँ पे करना चाहे तो भी वो क्या करती हैं, यहाँ पे इसको परसीव नहीं कर सकती। इसलिए ये कहा गया कि हमको यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग इनको क्या, इनका जो प्राइस है उसको रखना होगा ताकि वो इसको यहाँ पे ऑप्ट कर सके और इसके जो बेनिफिट्स है उसको यहाँ पे ले सके। तो देखिए, टू ओवरकम दी चैलेंज टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर मस्ट लेवरेज अर्ली यूजर्स। मतलब यहाँ पर जो अर्ली यूजर्स हैं, पहले के जो यूजर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या करें, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी लेवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि यहाँ पे उससे हमें क्या पता चलेगा, जो कस्टमर्स हैं उनको एक्सपीरियंस होगा, है ना। हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, डेमो जो कैंपेन्स है कस्टमर्स के वो लेकर आ सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनको उनके बारे में, मतलब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, किसान धर्मवीर एन एनर्जी इफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चर इंगेज नीतू टंडन एन agra based micro entrepreneur using the processor to produce fruit squasher and jam। A demo campaign, her demonstration are generating sales lead। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक किसान धर्मवीर है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे नीतू टंडन, वो एग्रो बेस्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर को यूज़ करती हैं, है ना। यहाँ पे एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर है वो, और वो क्या करती है, एक जो हमारा प्रोसेसर है जिसमें से फ्रूट्स को स्क्वैश किया जाता है और जैम्स वगैरह जो फ्रूट्स होते हैं उसको स्क्वैश किया जाता है। इसका उन्होंने डेमो कैंपेन चलाया था। जब उन्होंने अपना ये कैंपेन चलाया तो उससे जो क्या हुआ, उनकी जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन और मतलब ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। तो इसलिए इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब जो जितने भी ये टेक्नोलॉजीज, मतलब जो अप्लायंसेस हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस हैं, इसका आप क्या कर सकते हैं, डेमो दे सकते हैं कैंपेन के थ्रू, उनको लोगों को अवेयर करा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सके, उसके बारे में उनको पता चले, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, है ना, उनका जो प्रोडक्ट को लेकर फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता है हमारा उसके बारे में उनको पता चले। और इवन हम प्राइस में भी हमें क्या करना होगा, थोड़ी यहाँ पे लेवरेज लिबर्टी प्रोवाइड करनी होगी, तभी इसको क्या करेंगे, लोग यहाँ पर परचेस करेंगे, ठीक है। सेकंड इसमें क्या कहा जा रहा है कि सेकंड पॉइंट इसमें है कि importance of live events and financing, hyper local events and demos, people want to touch and see the high ticket size product। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि रूरल वुमेन है, वो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हाई प्राइस की होती हैं उनके बारे में नहीं पता होता हमें,
है ना। इवन पता भी होता है तो हमें मतलब हमने उनको कभी देखा नहीं होता है, सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इवेंट्स करने होंगे, डेमोज लेकर आने होंगे, ताकि लोग क्या हो, जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी गाँव में आप क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 200 से ज़्यादा वुमेन ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंपेन चला गया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो अप्लायंसेस थे, है ना, उनको लेकर आया गया था। अब यहाँ पे सारी रूरल जो वुमेन्स थे उनको यहाँ पर बुलाया गया और उनको यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस करवाया गया। उनको जैसे कि होता है ना, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में उनको यूज़ करना सिखाया, सारी चीज़ें करना सिखाया। तो इसके चलते वहाँ पे बैठे मतलब जो इवेंट हो रहा था उसी के चलते वहाँ पर ऑन द स्पॉट 200 वुमेन्स ने क्या किया, जितने भी अप्लायंसेस थे 7 अप्लायंसेस यहाँ पे बुक करे, जिसमें कि हमारा सोलार स्विमिंग मशीन, मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर जो मशीन्स हैं, इनको वुमेन्स के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, खरीदा गया। तो हमें इस तरीके के इवेंट्स क्या करने होंगे, ऑर्गेनाइज करने होंगे, ताकि वुमेन क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी। ठीक है। थर्ड इसमें क्या बात की जा रही, इनेबल इजी फाइनेंस टू परचेस प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इजीली उन्हें फाइनेंस करना होगा ताकि वो क्या कर सके, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेस कर सके। अब देखिए इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी की बात हुई है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम यहाँ पे सोलार स्विंग मशीन की बात कर रहे हैं। सोलार स्विंग मशीन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप सभी को पता है, जो हमारी एमएसएमई जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में जो वुमेन काम करती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये जो वुमेन है इसको कब परचेस करेंगी, जब उनके हाथ में पैसा होगा। अगर हमें इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको जो फाइनेंसिंग है इसको यहाँ पे लिवरेज प्रोवाइड करनी होगी। अब जब ये इसको परचेस करेंगे इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सोलार हम क्लीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी इसको परचेस करेंगी तभी क्या कर पाएंगी, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, इसका प्रमोशन यहाँ पर किया जाएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, उनको फाइनेंसिंग में सपोर्ट करना होगा। तो इसमें ये कहा, लिमिटेड एवेन्यूज टू अवेल फाइनेंसिंग फॉर देम, दीज क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स रिमेन अ बॉटलनेक। अब यहाँ पे क्या है, फाइनेंसिंग के लिए हम जो वुमेन्स होती हैं, एमएसएमई की मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही कम एक तरीके से कह सकते हैं रास्ते होते हैं, है ना, फाइनेंशिंग के लिमिटेड एवेन्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट करना होगा। अब हम सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि देखिए क्या है कि समुनिटी फाइनेंसर ऑफ फाइनेंशियल इन एग्री वैल्यू चेन अवेल्ड 80% फर्स्ट लोन डिफॉल्टर गारंटी टू सपोर्ट 6 वुमेन लेड एफपीओज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 6 वुमेन हैं जो किसको लेड करती हैं, एफपीओज को यहाँ पे लेड करती हैं। इसके तहत उन्होंने क्या किया, 80% उनको लोन यहाँ पे फर्स्ट लोन डिफॉल्टर गारंटी स्कीम के अंडर उनको यहाँ पे अवेल कराया। अब इस लोन उनको जो ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिसके तहत उनको क्या होगा, अब ये मशीन खरीदेंगी और जो उनका इंटरप्राइज है वो यहाँ पर क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, जिसमें मेनली यही बताया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया था, 100 kg सोलार ड्रायर्स थे उनको यहाँ पर परचेस किया गया था। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर एंड प्रमोटर शुड ऑल्सो इंश्योर एडुकेट आफ्टर सेल सर्विस एंड बायबैक्स। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स हैं और प्रमोटर्स हैं उनको भी क्या इंश्योर करना होगा कि उनको एक एडिक्वेट प्राइस रखना होगा, ताकि अगर आप एक एडिक्वेट प्राइस रखेंगे तभी क्या होगा, लोग उस चीज़ को यहाँ पर परचेस करेंगे। फोर्थ इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट लिंकेज है ना, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ले लिया, ठीक है, हमने इसको हमारे जो एंटरप्राइज है उसमें यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली, हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन गया। बट प्रोडक्ट बनने के बाद इसको यहाँ पे मार्केट में जाना होगा। अब क्या होता है, जो रूरल वुमेन होती हैं इनका इतना ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा लिवरेज नहीं होती, इनकी जो मोबिलिटी होती है वो लिमिटेड मोबिलिटी होती है, जिसके कारण उनको लिंकेज स्टैब्लिश करने में आउटसाइड मतलब कि एरिया जो नेटवर्क है और आप कह सकते हैं लिंकेज उसको स्टैब्लिश करने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जैसे कि गांव के बाहर यहाँ पर अगर किसी को जाना हो तो रूरल वुमेन को इतना अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या इंश्योर करना होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज इंश्योर करना होगा। ठीक है, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोविजंस है उनका सिर्फ इतना ही काम नहीं होना चाहिए कि आपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, यहाँ पर जो एक उन्हें क्या इंश्योर करवाना होगा कि जो अर्बन एरियाज में मार्केट का जो पोटेंशियल है उसके बारे में रूरल वुमेन्स को आपको अवेयर करवाना होगा। ठीक है, और साथ साथ आपको एक तरीके से यहाँ पे मतलब कि कोलैबोरेट करके चलना होगा उन वुमेन्स के साथ, उन लोगों के साथ रूरल, ताकि वो क्या कर सके, जो उनका प्रोडक्ट है यहाँ पे कंज्यूमर एंड कस्टमर्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, ताकि तभी वो क्या कर पाएंगी, जो उनका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में यहाँ पर बेच पाएंगी, है ना, सेल कर पाएंगी। अदरवाइज वो सारी चीज़ें इसका कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा जो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली यही कहा गया। फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है, इनेबल पॉलिसी कन्वर्जेंस, नो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी हैज़ द काइंड ऑफ द रीच एंड स्केल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। अब इसमें हमें क्या ज़रूरत है, पॉलिसी कन्वर्जेंस की,
है ना, हमें क्या है, पॉलिसी कन्वर्जेंस की जरूरत है। यहाँ पे अगर किसी हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनकी इतनी ज़्यादा रीच नहीं होती, उनकी इतनी ज़्यादा स्केल नहीं होती जितनी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, हम अगर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आए तो हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, है ना। प्राइवेट सेक्टर का इतना रीच नहीं होता और इतना स्केल नहीं होता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी है उसमें हमें कन्वर्जेंस की ज़रूरत है, तभी हम क्या कर सकेंगे, ये जो जितना ज़्यादा हम इनको लिवरेज प्रोवाइड करेंगे तभी हम इनका जो पोटेंशियल है उसको हम स्केल अप कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे उनका जो पोटेंशियल है वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें मेनली यही कहा जा रहा है कि देखिए, मच लाइक इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, जो विलेज है वो किसकी तरह है, एक बच्चे की तरह है ना। विलेज जो है आज के टाइम पे जो रूरल एरियाज हैं वो एक चाइल्ड की तरह है। जिस तरह हमें चाइल्ड को यहाँ पर अगर इन फ्यूचर में इंश्योर करना है कि चाइल्ड से हमें यहाँ पे पूरे बेनिफिट्स मिले, है ना, इन फ्यूचर वो कैसा काम करे, अच्छे काम करें, है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट जैसे कि हम उसकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इन सारी चीज़ों पर क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, तभी फ्यूचर में हमें इसके यहाँ पर जो आप कह सकते हैं एसेट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो विलेज भी क्या है, इसी तरीके से है ना। हमें उनको क्या प्रोवाइड करना होगा, उन्हें जितने भी वुमेन्स हैं, जितनी भी उन्हें क्लीन एनर्जी जो हम ये सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें पॉलिसी, एक इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स की यहाँ पे उनको ज़रूरत है, फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी प्रमोटर्स हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जब तक हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो आगे यहाँ पर सामने नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमें अगर रूरल वुमेन का जो पोटेंशियल उसको अनलॉक करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी है और जो वुमेन का जो पोटेंशियल रूरल एरियाज में उसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हमें एक इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग लेकर आना होगा। इन्वेस्टर, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोटर्स को यहाँ पर लाना होगा, ठीक है। तभी हम क्या कर सकेंगे, उनका जो पोटेंशियल उसको अनलॉक कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा क्रिएटिव फॉर्मूलाज। हमने इस आर्टिकल को कल ही डिस्कस किया था कि देखिए G20 की यहाँ पे मीटिंग चल रही है, जिसमें यहाँ पे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक मिनिस्टर्स हैं उनकी बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, ठीक है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पे दिल्ली में भी क्या हुई, मीटिंग हुई। इसमें सभी ने एक मेन जो हमारा आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही है, क्या, रशिया यूक्रेन वॉर, इसको यहाँ पर उठाया कि हमें क्या करना है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको यहाँ पे रोकना होगा। रशिया के ऊपर यहाँ पे क्या करना होगा, सैंक्शंस लगाने होंगे। रशिया को मतलब इसका जो ये जो वॉर हो रहा है इसका पूरा जिम्मा उठाना होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस पर आ रही है, जैसे कि अब ये G20 जो मीटिंग हुई है इस पर इतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं किया गया। क्यों, मतलब कि इतना ज़्यादा इस चीज़ पर आप कह सकते हैं कि एम्फेसिस नहीं हुआ। मेन प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज रशिया एंड चाइना बोथ आर दी मेंबर्स ऑफ G20, है ना। दोनों कंट्रीज क्या है, G20 के मेंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं है। बट यहाँ पे इंडिया के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इंडिया के लिए यही कहा जा रहा है कि हमें क्या ज़रूरत है कि हमें हमें रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन को मेंटेन रखना है और चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस को मेंटेन रखना है। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, यूएस है, और यूएस के साथ साथ जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमें क्या करना है, रिलेशन को मेंटेन करना होगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक इंश्योर करना होगा किसको, मिडिल पाथ को, किसको, हमें यहाँ पे मिडिल पाथ को यहाँ पे लेकर आना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इंडिया मस्ट हेल्प टू फाइंड अ मिडिल पाथ ऑन यूक्रेन अमंग G20। तो ये जो यूक्रेन का इशू है ना, उसके लिए इंडिया को क्या जरूरत है, एक मिडिल पाथ की जरूरत है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही बताया गया और इतना कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बॉर्डर इश्यूज शुड बी कीप्ड इन प्रॉपर प्लेस सेज चाइना। यहाँ पर मीटिंग हुई है किसकी, एक्सटर्नल, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, और जो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई। अब यहाँ पे मेनली किस पे बात की जा रही है कि हमें क्या करना होगा, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, है ना, बायलैटरल रिलेशन में ये जो बॉर्डर इशू है इसको एक अलग प्लेस यहाँ पर देना होगा, ठीक है। जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है इसको हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि इंडिया एंड चाइना बोथ आर डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। इंडिया एंड चाइना क्या है, बोथ आर डेवलपिंग कंट्रीज। और साउथ एशिया में अगर हम बात करें, साउथ एशिया में तो इंडिया, चाइना और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे साथ यहाँ पर क्या होते हैं, मैच होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना साथ में आकर क्या कर सकते हैं, जितने भी साउथ एशियन है उनकी एक वॉइस बन सकते हैं, और उन कंट्रीज के मतलब कि जो हम वर्ल्ड में उनकी जो थर्ड वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें यही कहा गया है कि देखिए जो चाइनीज की, उन्होंने कहा एज अ नेबरिंग कंट्रीज एंड मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, चाइना और इंडिया का एक मेजर इकोनॉमिक इमर्जिंग कंट्रीज है। चाइना एंड इंडिया हैव अ फार मोर कॉमन इंटरेस्टेड देन डिफरेंसेस। चाइना और इंडिया के बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऐसे कॉमन इंटरेस्टेड हैं रेदर देन
मतलब कि देन डिफरेंसेस, इतने डिफरेंसेस नहीं है जितने इन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड रिविटलाइजेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया डिस्प्ले अ स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विच विल चेंज द फ्यूचर ऑफ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड फ्यूचर ऑफ एशिया एंड इवन द होल वर्ल्ड। अगर चाइना और इंडिया एक साथ आते हैं, है ना, इसमें इन्होंने ये बात करी चाइना इंडिया एक साथ आते हैं, अगर हम हमारे रिलेशन जो हमारा डेवलपमेंट है उसको रिवाइटलाइज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट यहाँ पर सेम है, और हम क्या है, एक इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं एशिया में, एक तरीके से आप कह सकते हैं एशिया में हम बहुत बड़ी इकोनॉमी, तो हम यहाँ पे क्या इंश्योर करेंगे, फ्यूचर इंश्योर करेंगे किसकी, हमारी जो एशिया की जो पीपल है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे एशिया में रह रही है, तो उनका जो फ्यूचर है वर्ल्ड में ही और एशिया में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली यही बात की। अब इसमें ये भी कहा हमने, जो हमारा बॉर्डर इशू है LAC में लेकर जो हमारे अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं 2020 से, जो हमारे यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इस पर भी बात करी कि एबनॉर्मल, देखिए Mr. Jaishankar flagged the abnormal state of ties and reiterated India's position that restoration of peace on the line of actual control was required for a return to normalcy, है ना। तो मतलब हमें अगर नॉर्मल रिलेशन की तरफ अगर हमें जाना होगा, तो जो LAC का हमारा इशू है, इसको जल्दी से जल्दी क्या करना होगा, इसको यहाँ पर खत्म करना होगा, है ना। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें बात करनी होगी। बट यहाँ पे ये भी बात करें कि ठीक है, हम यहाँ पे जो LAC का जो इशू है इसको यहाँ पर देखेंगे, बट इसका जो अगर हम LAC जो हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको हमें थोड़ा साइड में रखना होगा, और इसके बाद जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं बायलैटरल हमारे रिलेशंस हैं, उस पर हमें पीस और ट्रांसक्विलिटी को हम किस तरीके से ला सकते हैं, जो चैलेंजेस हैं, है ना, उसको हमें यहाँ पे लाना होगा, ताकि हम क्या कर सके, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपिंग जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसकी हम क्या बन सके, यहाँ पर वॉइस बन सकें। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हम जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि G20 की यहाँ पे समिट चल रही, तो इसके तहत जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज टेक एम एट रशिया एंड चाइना, तो इसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड की भी क्या हुई, मीटिंग हुई है, ठीक है। क्वाड की भी यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज हुई है, मीटिंग हुई। तो पहले जब क्वाड की मीटिंग होती थी, तो उसका मेन पर्पस क्या था कि हमें क्या करना है, चाइना को यहाँ पे काउंटर करना है, किसको, चाइना को काउंटर करना। बट इस बार की जो मीटिंग हुई, इसमें मेनली किसको फोकस किया गया, इसमें रशिया को फोकस किया गया, किसको, जो यूक्रेन वॉर चल रहा है रशिया, उसको यहाँ पे फोकस किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रशिया ने, आप सभी को पता है कि जो रशिया की US के साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, उससे भी यहाँ पे क्या कर लिया, बैकअप कर लिया है ना। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि थ्रेट बना हुआ है, खतरा बना हुआ है कि कहीं रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनका यूज यहाँ पर न करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन है इसका यूज ना करने लगे, तो इसी के चलते यहाँ पे मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई। तो इसमें क्या हुआ कि इंडिया ज्वाइन द अदर क्वाड मेंबर्स इज कॉलिंग फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल बेस्ड ऑर्डर इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी इन द फर्स्ट सच स्टेटमेंट बाय ग्रुपिंग दैट इज सीन टू क्रिटिसाइज बोथ रशिया एंड चाइना। अब यहाँ पर पहले हम चाइना के, ये क्वाड जो था मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, आप सभी को पता है। बट इस बार में यहाँ पे बोथ रशिया एंड चाइना दोनों को यहाँ पे इस ग्रुप में क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप हमने अभी डिस्कस किया कि जो रशिया उसने स्टार्ट ट्रीटी से यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया है ना, बाहर आ चुका है। और इसी के चलते यहाँ पे एक थ्रेट बना हुआ कि रशिया कहीं क्या करने लगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका यहाँ पर यूज ना करने लगे। तो देखिए इसमें एक आ गया कि वी अंडरस्टूड दैट नीड फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, द यूज और द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज एडमिसिबल। तो मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनका यूज हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हो सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पे पूरी मीटिंग हुई, इसमें यहाँ पे सारी बातचीत हुई कि इसमें क्या पूरा रेफरेंस निकल कर आता है। तो देखिए, कॉन्ट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन रीजनल एंड countries and that help to maintain regional peace and stability rather than being about putting exclusionary blocks, है ना। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो एशियन आउटलुक है उसकी तरफ देखना होगा, ठीक है। और जो क्वाड का जो मेनली कोलैबोरेशन है, तो जो इंडो पैसिफिक एशियन है और यूनिलेटरल जो हमारे एक्शंस है उस पर हमें फोकस करना होगा, और रशिया और चाइना को यहाँ पे एक साथ क्या करना होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कंसर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कूनो पार्क अनसुटेबल फॉर टू होस्ट 20 चीतास नॉट इनफ प्रे सेज साइंटिस्ट।
अब यहाँ पे हमने देखा था कि नाम्बिया से यहाँ पर कितने 8 जो चीताज है उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में, और अभी फेब में ही यहाँ पर साउथ अफ्रीका से यहाँ पे 12 और चीताज को लेकर आया है। मतलब टोटल जो चीताज है उनको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, कूनो नेशनल पार्क में। हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे चीताज को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया से जो चीता है वो 1950s में पूरी तरीके से यहाँ पे विलुप्त हो चुके थे, इंडेंजर्ड मतलब कि गायब हो चुके थे, आप कह सकते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंट हो चुके थे, ठीक है, 1950s में। उसके बाद से इन 2023 में आप देखें तो हमने फिर से क्या किया है, चीताज का यहाँ पे ये प्रोग्राम लेकर आए थे। साउथ अफ्रीका के साथ हमारा एग्रीमेंट था जिसमें यहाँ पे री इंट्रोडक्शन ऑफ क्या था, चीताज था, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पे जो ये 20 चीताज है ना, 20 जो चीताज है उनके लिए इनफ प्रेस नहीं है ना, इनफ प्रे मतलब उनके शिकार करने के लिए यहाँ पे इनफ प्रे नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं उनके हैबिटाट में मतलब उनकी जो कंडीशन है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो देखिए, कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश विच इज करेंटली होस्ट 20 चीताज ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका डज नॉट हैव इनफ प्रे टू सस्टेन ऑल दी एनिमल। मतलब वहाँ पे इतने एनिमल्स नहीं है जो कि क्या कर सके, जो चीताज को इंट्रोड्यूस किया गया उनको यहाँ पे सस्टेन कर पाए, ठीक है। पहले ये प्रोग्राम मतलब कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि हमें क्या करना, राजस्थान में लेकर आने के लिए बात की गई थी, ठीक है। वाइल द राजस्थान गवर्नमेंट हैड ऑफर्ड टू होस्ट सम एनिमल इन द रिलेटिवली स्मॉलर बट वेल इक्विप्ड मुकरंद टाइगर रिजर्व। अब इसको यहाँ पे जो राजस्थान में यहाँ पे क्या है, मुकरंद टाइगर रिजर्व है, इसके साथ यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से आप कंपेयर किया गया है। अब वो छोटा सा ही रिजर्व है बट वहां पर वो वेल इक्विप्ड है, वहां पे इनफ प्रेस भी है, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑफर किया था कि हम क्या कर सके, कुछ चीताज को आप यहाँ पे होस्ट करिए, बट फिर लास्ट में उन्होंने यहाँ पे उसको इसमें एग्री नहीं किया था, बहुत ज्यादा इसमें फोर्स नहीं दिखाया गया था। तो बस इसमें यही बताया जा रहा है कि वहां पर इनफ प्रेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लिए दो चीजें निकल कर आती हैं, क्या, कूनो नेशनल पार्क और दूसरा क्या है, मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व। तो ये मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में, और कूनो नेशनल पार्क हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, यूएस ब्लेम इंडियाज फार्म फॉर कफ सिरप डेथ्स इन गैम्बिया। आप सभी को पता है कि जो इंडियन फार्म्स हैं उनकी कफ सिरप के कारण यहाँ पे गैम्बिया में जो बच्चों की उसकी डेथ हुई। अब इसका मेन रीजन क्या है, जो कफ सिरप है उसमें दो यहाँ पे प्रोडक्ट पाए गए, कौन कौन से, एक डाई इथाइलिन ग्लाइकोन और इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसमें ये बताया गया कि कफ सिरप में बहुत ज़्यादा पाए गए। इसमें यूएस की मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन चला था, सीडीसी इसमें पूरा एनालिसिस हुआ था, यूएस बेस्ड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, है ना। इन्होंने यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ये पाया कि देखिए, द चिल्ड्रन ऑब्जर्व बाय सीडीसी हैड डेवलप्ड फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इनएबिलिटी टू पास। तो इस तरीके के सिम्टम्स जिस बच्चे ने मतलब कि ये सिरप को इनटेक किया तो उसके कारण उनको फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। और इवन उनको मतलब किडनी में भी मतलब उनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो देखिए, 78 चिल्ड्रन डेवलप्ड सडन किडनी फेलियर एंड अप टू 85% ऑफ देम डाइंग। मतलब कि 78% उनको यहाँ पे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम यहाँ पे देखनी पड़ी, और उसमें से 85 अगर हम परसेंट देखें 78 का, तो उसमें से उनकी यहाँ पे डेथ हमें दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया ने कहा कि हमने यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी, यहाँ पे सिरप में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं था, जो हमने मेडिसिन प्रोवाइड करी थी इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं था। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन दैट व्हेन इट कलेक्टेड कंट्रोल सैंपल from pharma company of the same batch that was exported to Gambia and found no contamination। हमने वही बैच को यहाँ पे क्या किया था, उसका पूरा सैंपल लिया था, उसको कलेक्ट किया था, उसको यहाँ पर गैम्बिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से पहले उसको हमने सैंपल लिया था, उसका टेस्ट भी किया था, तो उसमें हमें कोई भी कंटेमिनेशन यहाँ पर नहीं दिखाया गया था। हमने यहाँ पे ये भी कहा कि इंडियन जो ऑफिशियल्स है उन्होंने गैम्बिया से यहाँ पे क्या कर रिक्वेस्ट भी करी कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का चांस दीजिए, ठीक है, बट उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिसअलाउ कर दिया। वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पर उनको इंडिया को नहीं करने दिया गया, ठीक है। अब जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा, गैम्बिया की गवर्नमेंट खुद और जो यूएस है वो यहाँ पे, यूएस का जो सीडीएस है, ठीक है ना, जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है, वो यहाँ पे क्या करें, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि क्या है, यूएस सीडीएस रिपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल्स हैव क्लेम्ड इट टू बी अ पॉलिटिकल प्लॉय। इसमें इन्होंने ये कहा गया ये पॉलिटिकल प्लॉय है और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए, इसके यहाँ पे हमने तो ये न्यूज़ डिस्कस कर ली। इससे क्या होता है, एक जो हम कहते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है,
है ना, हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है ना। अब यूएस क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे इंडिया की सॉफ्ट पावर, दूसरा यहाँ पे जो हमारा फार्मास्यूटिकल है उसके ऊपर से जो हमारा एक ट्रस्ट रहता है, वो भी अब जो अदर कंट्रीज हमें ऐसे और भी केसेस देखने को मिले, ठीक है ना। तो जिसके कारण ये होता है कि अब यहाँ पे क्या, जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स है इसका जो एक्सपोर्ट होगा, हमें उस पर भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, इश्यूज देखने को मिलेंगे, इसमें भी हमें कमी नजर आती दिखाई देगी, है ना। क्योंकि एक जो हमारा ट्रस्ट होता है वो जब किसी भी चीज़ से हट जाता है तो फिर हम उस चीज़ पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ, इसको आप किसी भी मतलब एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया स्कोर्ड 74.4 इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स आया है, उसमें जो वर्किंग वुमेन का जो यहाँ पे आप देखेंगे स्कोर इंडिया का, तो कितना आया, 74.4%। मतलब 100 में से 74.4% यहाँ पे वर्किंग वुमेन का हमारा क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आउट आया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडियन वर्किंग वुमेन्स पेज एंड पेंशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी विद द इंडियन मैन। अब इंडियन मैन की अगर बात करें, मैन और वुमेन में बात करते हैं, तो जो इंडिया की अगर हम बात करते हैं उसमें जो मैन और वुमेन को यहाँ पर वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सैलरी और पेंशन पूरी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वुमेन को यहाँ पे अलग वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और मैन को यहाँ पर अलग वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इंडेक्स आया जिसमें इन्होंने वर्किंग वुमेन की लाइफ साइकिल को देखते हुए जो बताया कि कितना है यहाँ पे 100 में से 74.4% यहाँ पे वर्किंग वुमेन की लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये स्केल की बात करें तो 100 ऑन दी इंडेक्स मीन्स दैट women आर ऑन इक्वल स्टैंडिंग विद द men ऑन ऑल दी 8 क्राइटेरियाज। यहाँ पे टोटल 8 इंडिकेटर्स थे, है ना, 8 इंडिकेटर्स के तहत इसमें ये सारी चीजें मेजर्स की जाती हैं। और इसी के चलते यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया स्कोर्ड हायर देन द 63% एवरेज ऑफ द साउथ एशियन रीजन। साउथ एशियन रीजन से तो हमारा हायर है, बट अगर हम नेपाल की बात करते हैं, ठीक है, नेपाल आपको पता है छोटा सा स्टेट यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे नेपाल में कितना है, 80.6% है, 80.6% यहाँ पे 100 में से, और 80.6% है। तो ये हमारे लिए थोड़े यहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं कि इशू की बात है। तो बस आपको यहाँ पे रैंकिंग याद रखनी, कितना वर्ल्ड बैंक इंडेक्स की यहाँ पे उसमें वर्किंग वुमेन की रैंकिंग देखे तो इंडिया ने कितना स्कोर किया, 74.4%। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब रशिया इज ट्राइंग टू बी हेल्पफुल टू ब्रिंग इंडिया चाइना क्लोजर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, उन्होंने ये कहा है, रशियन डायलॉग यहाँ पे 2023 का एक रशियन डायलॉग है, उसमें यहाँ पे ये कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में यूज नहीं करते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया ये क्या है, यूरेशियन प्लेट की कंट्रीज हैं, है ना, यहाँ पे ये हमारे क्या है, एशियन कंट्रीज हैं। यहाँ पे रशिया क्या है, एक ट्राइलेटरल रिलेशन बिल्ड करना चाहता है। हमारा क्या एक RIE है, सॉरी RIC, रशिया, चाइना एंड इंडिया। हम यहाँ पे मतलब कि मेरे जो रिलेशन मतलब कि रशिया के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ भी हैं और चाइना के साथ भी हैं, ठीक है। रशिया ने कभी इंडिया और चाइना, इंडिया के साथ देखे तो हमारे यहाँ पे एनर्जी कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है। तो देखिए, इंडिया एंड चाइना टू मीट मोर ऑफन एज द रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द डेज ऑफ हिज प्रेसिडेंट्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया, रशिया एंड चाइना के जो ट्राइलेटरल रिलेशंस है वो आज से नहीं है, बहुत पुराने रिलेशंस हैं, है ना। तो हमें इसको बनाए रखना होगा, इसलिए यहाँ पे इंडिया और चाइना को ऑफन यहाँ पे मीट करना होगा, ताकि उनके जो यहाँ पे इश्यूज हैं, अगर वो जितना ज़्यादा यहाँ पे मीट करेंगे, जितना ज़्यादा इनके बीच में मीटिंग होगी, तो इनके इश्यूज यहाँ पे सामने आएंगे और वो जल्दी से जल्दी क्या होंगे, रिजॉल्व होंगे। तो इसमें मेरे लिए उन्होंने यही कहा कि देखिए यहाँ पे क्या है कि वी हैव एक्सीलेंट रिलेशन विद इंडिया एंड एक्सीलेंट रिलेशन विद चाइना। इंडिया रशिया रिलेशन इज कैरेक्टराइज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइंड बाय 2 लीडर्स स्पेशली प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने मतलब कि किसी रशिया ने कभी भी इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में यूज नहीं किया और ना ही चाइना को इंडिया के अगेंस्ट में कभी भी यूज नहीं किया, ठीक है। तो रशियन मिनिस्टर कलेक्टेड दैट RIC रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लेट येवनेजरी व्हेन रशिया took the initiative to bring the 3 sides together। यहाँ पर रशिया ने हमें तीनों साइड्स को हमेशा साथ में लाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहीं पे क्या हमें क्या करना हो, जैसे कि जो हमारे वेरियस फॉरम्स है, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स की बात हो गई, ठीक है, और SCO हो गया। तो इस तरीके के जो इंगेजमेंट्स हमें इनके बीच में कंटिन्यूसली करवाना होगा, ताकि हम क्या कर सके, इंडिया एंड चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो वी नेवर एंगेज इन प्लेइंग एनी कंट्री अगेंस्ट एनी अदर कंट्रीज। उन्होंने ये भी ऐड किया कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में प्ले नहीं किया। ओके, तो इसमें ये मतलब उन्होंने ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे
आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक एनुअल रेसिना डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे कि G20 के यहाँ पे समिट्स हो रही थी, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये जो साइड लाइन्स में जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उनके बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो यहाँ पे क्या राइसीना डायलॉग हुआ, उसी डायलॉग में उन्होंने ये मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने ये बात कही। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी न्यूज़ थी हमने डिस्कस कर ली, कवर कर ली। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें। So that's for all today. Thank you so much for discussion.